औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 13 है इलेक्ट्रॉनिक्स का। और लास्ट टाइम जो है हम एनालिटिकल ट्रीटमेंट पढ़ रहे थे हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर का। तो उसमें लास्ट लेक्चर के अंदर जो है मैंने IRMS की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट की थी। तो अभी कुछ पैरामीटर्स और बाकी हैं कैलकुलेट करने वाले। तो अब हम इसके अंदर देखते हैं पीक इनवर्स रिवर्स वोल्टेज जो है, पीक इनवर्स रिवर्स वोल्टेज, यानी कि जो मैक्सिमम वैल्यू है पीक इनवर्स वोल्टेज की, इसको PRV पीक रिवर्स वोल्टेज का नाम भी देते हैं, इसका एब्रीवेशन है ये। तो जो मिनिमम पॉसिबल वोल्टेजेस जो हैं जो अपीयर होते हैं अक्रॉस द डायोड, द मिनिमम पॉसिबल voltages which appear across the diode, जो कि डायोड के अक्रॉस अपीयर होते हैं व्हेन डायोड इज रिवर्स बायस, यानी कि जब डायोड जो है वो रिवर्स बायस कन्फिगरेशन में होता है, व्हेन द डायोड इज रिवर्स बायस्ड। ठीक है, तो जो वोल्टेजेस अपीयर होते हैं अक्रॉस द डायोड जब वो रिवर्स बायस मोड के अंदर होता है, तो उस वक़्त जो हमारे पास पीक है वेव की वो VM होती है और इसको हम कहते हैं पीक रिवर्स वोल्टेज। ठीक है, यानी कि जब रिवर्स बायस के ऊपर जो पीक ऑफ वेव होती है हमारे पास, एट द पीक ऑफ वेव, यानी कि जिस जगह पर वेव की पीक आती है, दिस इज़ VM, ये हमारे पास मैक्सिमम वोल्टेज है, दिस इज़ VM, ये हमारे पास मैक्सिमम वोल्टेज है जब आपके पास वेव की पीक आती है। यानी कि आप जब बनाते हैं ग्राफ, तो ये जो यहाँ पर ये पीक आ रही है, ये VM, ये पीक वोल्टेज जो है ये हमारे पास आ रहा है और इसको हम कहते हैं इज कॉल्ड पीक रिवर्स वोल्टेज एंड इज कॉल्ड पीक रिवर्स वोल्टेज, और इसको हम पीक रिवर्स वोल्टेज का नाम देते हैं, यानी कि जिसको हम कहते हैं PRV पीक रिवर्स वोल्टेज। तो जो हाफ वेव रेक्टिफायर है इसके अंदर नेगेटिव हाफ साइकिल जो होता है इनपुट AC का, उसमें डायोड जो है वो कंडक्ट नहीं करता और एंटायर जो ट्रांसफार्मर वोल्टेज है वो अपीयर होता है अक्रॉस द डायोड। ठीक है, यानी कि जब आपके पास हाफ वेव रेक्टिफायर है तो हाफ वेव रेक्टिफायर के नेगेटिव साइकिल में आपको पता है कि डायोड कंडक्ट नहीं करता, डायोड जो है वो कंडक्ट करता है पॉजिटिव साइकिल के अंदर। तो हाफ वेव के नेगेटिव साइकिल ऑफ AC के अंदर डायोड जो है वो रिवर्स बायस्ड हो जाता है, ठीक है, और कंडक्टिंग नहीं करता। तो जितना भी एंटायर ट्रांसफार्मर का वोल्टेज होता है वो डायोड के अक्रॉस जो है वो अपीयर हो जाता है। तो इन द केस ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर, जब हम हाफ वेव रेक्टिफायर की बात करते हैं तो ड्यूरिंग द नेगेटिव साइकिल ऑफ AC इनपुट, ड्यूरिंग द नेगेटिव साइकिल ऑफ AC इनपुट, यानी कि जब नेगेटिव साइकिल आता है AC इनपुट का तो डायोड कंडक्ट नहीं करता, द डायोड इज नॉट कंडक्टिंग, यानी कि करंट नहीं गुजर रही।
तो डायोड जो है वो कंडक्ट नहीं करता, और जितना आपके पास वोल्टेज है, एंटायर ट्रांसफार्मर वोल्टेज जो है वो अपीयर होता है अक्रॉस द डायोड, एंड द एंटायर ट्रांसफार्मर वोल्टेज appears across the diode। ठीक है जी। और जितना आपके पास ट्रांसफार्मर से वोल्टेज आ रहा है वो सारा का सारा जो है वो डायोड के अक्रॉस जो है वो अपीयर हो जाता है, यानी कि डायोड पर आपको मिल जाता है। तो ये हमारे पास जो पी आर वी है, अब ये पी आर वी हमारे पास वी एम के बराबर है, यानी कि जो पीक रिवर्स वोल्टेज है। और जो हमारे पास वी एम है वो आपको पता है कि वी एम जो है वो 2 वी आर एम एस के बराबर होता है। ठीक है जी। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो पी आर वी है, ठीक है, क्योंकि पी आर वी ही वी एम के बराबर है, तो पी आर वी जो है वो 1.41 वी आर एम एस के बराबर होगा। तो ये हमारे पास जो है ये पीक इनवर्स वोल्टेज की वैल्यू होगी। अब हमने नेक्स्ट जो चीज़ देखनी है इसके अंदर, वो देखना है रिलेशन बिटवीन वी डी सी और आई डी सी, यानी कि वी डी सी और आई डी सी जो है इसके दरमियान में क्या रिलेशन है। अब इस रिलेशन को ज़रा हमने स्टडी करके देखना है। तो रिलेशन बिटवीन VDC एंड IDC, तो अब हमने रिलेशन देखना है VDC और IDC के दरमियान। तो जो वेरिएशन है VDC के अंदर विद IDC फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए इज गिवन बाय वेरिएशन ऑफ VDC with IDC for half wave rectifier is given by, तो ये हमारे पास बराबर होती है IDC इज इक्वल टू IM ओवर पाई के। तो इसको क्या लें कि ये कोई इक्वेशन नंबर 1 है। लेकिन हमारे पास जो VM है बाय ओहम्स लॉ, ये IM RF और RL के जो है वो बराबर होता है। तो यहाँ से IM की वैल्यू जो है वो VM VF प्लस RF प्लस RL के बराबर निकल आएगी। तो यहाँ से जो आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है, यानी कि ये वैल्यू इधर पुट कर दें, तो इक्वेशन 1 बिकम्स IDC इज इक्वल टू VM ओवर पाई इंटू RF प्लस RL। ये वैल्यू जो है ये हमारे पास आ जाएगी IDC की। ठीक है। यहाँ पर जो RF है ये कांस्टेंट स्मॉल रेजिस्टेंस है, यानी कि जो डायोड रेजिस्टेंस है और इंटरनल रेजिस्टेंस है ऑफ द सप्लाई, और RL जो है ये लोड रेजिस्टेंस है। ठीक है जी। इसके अंदर RF क्या है, RF जो है इट इज ए कांस्टेंट स्मॉल रेजिस्टेंस। ये कांस्टेंट स्मॉल रेजिस्टेंस है
यहाँ डायोड रेजिस्टेंस है, डायोड रेजिस्टेंस, ठीक है जी, यानी कि इसमें डायोड की रेजिस्टेंस भी शामिल है और जो इंटरनल रेजिस्टेंस है सप्लाई की, यानी कि जहाँ से आप करंट दे रहे हैं, वोल्टेज दे रहे हैं, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सप्लाई, यानी कि जो आपका वोल्टेज सोर्स है जहाँ से आप पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये आर एफ उस रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रही है। और आर एल जो है ये लोड रेजिस्टेंस है, आर एल लोड रेजिस्टेंस जो आउटपुट पे लगी हुई है, आर एल इट इज ए लोड रेजिस्टेंस। तो ये हमारे पास लोड रेजिस्टेंस है जो आपके आउटपुट सर्किट के ऊपर लगी हुई है। तो अब आईडीसी जो है, अगर इसी इक्वेशन को देखें हमने जो आईडीसी की निकाली है, तो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन आईडीसी इनटू आर एफ प्लस आर एल, ठीक है, आई डी सी इंटू आर एफ प्लस आर एल इज इक्वल टू वी एम ओवर पाई, यानी कि मैं इसको इस तरफ ले गया हूँ। आप इसको ओपन कर दें तो आई डी सी आर एफ प्लस आई डी सी आर एल दैट इज इक्वल टू वी एम ओवर पाई के बराबर आ जाएगा। और यहाँ से आई डी सी आर एल जो है दैट इज इक्वल टू वी एम ओवर पाई माइनस आई डी सी आर एफ के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पर आई डी सी आर एल जो है ये क्या है, ये आउटपुट डी सी वोल्टेज है। ये जो आई डी सी आर एल है ये क्या है, ये वी डी सी है, आउटपुट लोड वोल्टेज, ठीक है। ये जो आउटपुट वोल्टेज है ये ओहम्स लॉ से उसके बराबर है। तो ये यहाँ से क्या आ जाएगा, वी डी सी इज इक्वल टू वी एम ओवर पाई माइनस आई डी सी आर एफ। तो ये हमारे पास वी डी सी की वैल्यू निकल आएगी। तो अब ये इक्वेशन जो है ये आपको क्या शो कर रही है कि कोई लोड करंट जो है, यानी कि जो आई डी सी ज़ीरो है, कोई यहाँ पर लोड करंट जो है वो हमारे पास नहीं होगी, ठीक है। यानी कि जब कोई लोड करंट नहीं, यानी कि आई डी सी आपके पास ज़ीरो है, दिस शोज that at no load current IDC, यानी कि जब कोई लोड करंट नहीं है IDC ज़ीरो के बराबर है तो VDC हैज़ कांस्टेंट वैल्यू VM ओवर पाई। अब इसके अंदर आप IDC के अंदर आप पुट करें, ठीक है, तो VDC इज इक्वल टू VM ओवर पाई माइनस ज़ीरो इंटू RF। तो ये क्या आ जाएगा, VDC की हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी VM ओवर पाई, इस इक्वेशन में पुट करने से। और अब ये जो हमारे पास जो DC वोल्टेज है, ये जो DC वोल्टेज हमारे पास आया VM ओवर पाई, ये DC वोल्टेज जो है ये क्या करेगा, ये डिक्रीज करेगा, and that DC voltage decreases
ठीक है जी। और ये डीसी वोल्टेज है डिक्रीजेस करेगा लीनियरली with increase in load current IDC। तो अगर तो IDC ज़ीरो है फिर तो वोल्टेज की वैल्यू जो है वो वेरी नहीं करेगी, वो वोल्टेज की वैल्यू Vm/पाई ही रहेगी। लेकिन IDC अगर ज़ीरो नहीं है तो फिर जो हमारी इक्वेशन है ये वाली VDC इज इक्वल टू Vm/पाई माइनस IDC RF। तो यहाँ से साफ पता लग रहा है कि Vm/पाई में से ये माइनस हो रहा है। तो इसका मतलब है कि अगर डीसी वोल्टेज डिक्रीज करता है लीनियरली विद इंक्रीज इन लोड करंट, यानी कि अगर आप लोड करंट को, चूंकि इसमें से माइनस हो रहा है, तो अगर आप लोड करंट को इंक्रीज करेंगे तो फिर जो आपका वीडीसी का वोल्टेज है वो डिक्रीज करेगा। ठीक है जी। तो ये मैंने जो है एनालिटिकल ट्रीटमेंट आपको बता दिया है इसका हाफ वेव रेक्टिफायर का। ठीक है, इसके अंदर हमने जो है वो कैलकुलेट करके देखे हैं मैथमेटिकली, जो डीसी एवरेज करंट आईडीसी है उसको कैलकुलेट करके देखा है, फिर हमने आरएमएस वैल्यू करंट की कैलकुलेट की, फिर हमने पीक इन्वर्स वोल्टेज को कैलकुलेट किया, रिलेशन देखा वीडीसी और आईडीसी के दरमियान, ये सारी चीज़ें। अब इनको हमने जो है यही पैरामीटर्स जो हैं उनको कैलकुलेट करना है फुल वेव रेक्टिफायर के लिए भी। एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। अब पिछला हमने हाफ वेव रेक्टिफायर को डिस्कस किया एनालिटिकली, ठीक है। तो अब हम जो है वो ज़रा फुल वेव रेक्टिफायर जो है इसको एनालिटिकली जो है डिस्कस करके देखेंगे। तो पहले हम देखें द डीसीआर एवरेज करंट। द डीसीआर एवरेज करंट यानी कि आईडीसी। तो जो डीसी या एवरेज करंट है इस केस के अंदर फुल वेव रेक्टिफायर में, तो ये हमारे पास जो ये डबल होगी एज कंपेयर टू द फुल वेव रेक्टिफायर। द डीसीआर एवरेज वैल्यू ऑफ करंट, डीसी या जो एवरेज वैल्यू है करंट की इन केस ऑफ फुल वेव rectifier will be double of that of half wave rectifier। तो जो डीसी या एवरेज आपके पास वैल्यू है करंट की, इन केस ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर ये डबल होगी किसकी, हाफ वेव रेक्टिफायर की। तो आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं कि दैट इज आई डी सी इज इक्वल टू ब्रैकेट 1/2 पाई 0 to पाई आई डी थीटा और ब्रैकेट क्लोज। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे, जिस तरह हमने प्रीवियसली जो है इसको
सॉल्व किया था, तो जब प्रीवियसली हमने इसको सॉल्व किया था तो हमारे पास जो आंसर आया था वो मैं दोबारा वो वाला स्टेप रिपीट नहीं करूँगा। वो आंसर आया था हमारे पास 0.318 IM। ठीक है, तो मैं ये वैल्यू डायरेक्ट इसके अंदर पुट कर दूंगा कि IDC इज इक्वल टू 2 इंटू इसकी जो वैल्यू निकली थी, इसकी वैल्यू निकली थी 0.318 VM। ये वैल्यू जो है ये हमारे पास आई थी IDC की। तो यहाँ से IDC जो है इसको आप राइट डाउन कर सकते हैं, 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें तो IDC जो है दैट विल बी इक्वल टू 0.636 IVM। अब यहाँ से हम ला की मदद से VM की वैल्यू निकालें तो VM IMRL के बराबर है। तो V यहाँ से VM की जगह पर जो है आप ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सॉरी, यहाँ पर जो है ये IM आना है, ठीक है, और इधर भी IM आएगा। अब यहाँ से IM की वैल्यू आप निकालें तो ये VM ओवर RL के बराबर आएगा। तो IDC फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, IM की जगह पर जो है ये वैल्यू VM और I यानी कि 0.636 VM ओवर RL, ये हमारे पास वैल्यू जो है वो निकल आएगी IDC की, यानी कि IDC करंट की। यानी कि अब ये वैल्यू डबल हो गई है। देखें ना, फुल वेव रेक्टिफायर अब दोनों डायोड जो हैं उन्होंने एक्ट करना है, लिहाजा ये वैल्यू अब डबल हो गई है हाफ वेव रेक्टिफायर के यहाँ पर, क्योंकि ये वैल्यू मैंने पीछे कैलकुलेट की थी। ठीक है, तो उधर ये 0.38 IM निकली, तो इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि अब दोनों डायोड जो हैं वो वर्क कर रहे हैं। तो फिर हमारे पास ये IDC की वैल्यू जो है ये फुल वेव रेक्टिफायर के लिए निकल आती है। ठीक होगी जी, तो ये IDC की वैल्यू होगी। अब हमने दूसरे नंबर पर यहाँ पर कैलकुलेट करनी है वैल्यू VDC की। तो द DC और एवरेज वोल्टेज, इसको हम क्या लेंगे कि VDC। अब इसकी वैल्यू जो है हमने कैलकुलेट करनी है, तो जो DC एवरेज वोल्टेज है इन केस ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर इज डबल ऑफ दैट ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। तो द DC और एवरेज वोल्टेज in case of full wave rectifier is double of that of half wave rectifier। तो ये डबल है एज कंपेयर टू दैट ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर, दैट इज VDC is equal to 2 into 0.318 VM। तो VDC जो है फिर ये आपके पास आ जाएगा 0.636 VM के बराबर। ठीक है जी, ये VDC की वैल्यू निकल आएगी। उसके बाद अब हमने देखनी है RMS वैल्यू जो है करंट की, RMS वैल्यू ऑफ करंट।
तो जो RMS वैल्यू है करंट की, उसके अंदर भी जो IRMS का फार्मूला है उसमें आप यहाँ के ऊपर डबल डायोड है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 मल्टीप्लाई बाई 1/2 पाई इंटीग्रल 0 टू पाई I स्क्वायर d थीटा और ब्रैकेट क्लोज, और इसका हमने लिया था 1/2। अब इसको सेम उसी तरह सॉल्व करना है जिसलिए आपने रेक्टिफायर के लिए किया था। तो यहाँ पर लेकिन अब आ जाएगा IRMS जो है इसके लिए, वो वहाँ पर लिखी ली थी IM/2, लेकिन यहाँ पर निकलेगी IM/2 अंडर रूट जब आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है जी। उसके बाद जो है वो रिलेशन देखना है VDC और IDC के दरमियान में। तो द रिलेशन बिटवीन IDC एंड VDC, अब हमने IDC और VDC के दरमियान जो है वो रिलेशन देखना है। तो आप देखें कि IDC जो है, अब इस केस के अंदर हमारे पास 2IM/पाई है, वहाँ पर IM/पाई थी, तो यहाँ पर ये इक्वेशन नंबर 1 2IM/पाई के बराबर हो जाएगी। तो VM हमारे पास IM/RF प्लस RL के बराबर होगा। तो यहाँ से IM की वैल्यू VM/RF प्लस RL निकल आएगी। इसको इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर दें तो IDC 2VM पाई इंटू RF प्लस RL के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से IDC इंटू RF प्लस RL दैट इज इक्वल टू 2VM/पाई के बराबर आ जाएगा। तो इसको अब आप मल्टीप्लाई कर दें तो IDC RF प्लस IDC RL दैट इज इक्वल टू 2VM/पाई। ये इक्वेशन आ जाएगी। यहाँ से अब आपने VDC की वैल्यू जो है वो निकालनी है। तो IDC RL इज इक्वल टू 2VM/पाई माइनस IDC RF। तो बाय ओहम लॉ ये IDC RL एक्चुअली बराबर है VDC के, तो VDC इज इक्वल टू 2VM/पाई माइनस IDC RF। अब आप देखें कि यहाँ पर सिर्फ ये 2 के फैक्टर का फ़र्क आया। उसकी वजह यह है कि ये अब डबल डायोड रेक्टिफायर है, इसलिए यहाँ पर दो डायोड्स के लिए 2 का फैक्टर जो है वो आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास रिलेशन जो है वो निकल आएगा VDC और IDC के दरमियान। अब उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमने देखनी है वो पीक एवरेज वोल्टेज देखना है, PRV देखना है, पीक इनवर्स वोल्टेज, पीक इनवर्स वोल्टेज, जिसको क्या हम नाम देते हैं PRV का। तो जो 2 डायोड हैं इनको हम देखते हैं फुल वेव रेक्टिफायर में कि ये सीरीज में लगे होते हैं अक्रॉस द सेकेंडरी वोल्टेज ऑफ ट्रांसफार्मर विद पीक वोल्टेज ऑफ 2 VM। तो 1 डायोड जो है वो क्लोज पाथ होता है और अदर डायोड जो होता है वो ओपन होता है किसी भी टाइम पर। तो फिर वोल्टेज जो है वो ओपन डायोड पर हमारे पास जो उसकी पीक आती है वो PRV होती है, और उसको PRV जो होती है दैट इज इक्वल टू 2VM के बराबर होती है। तो द 2 डायोड्स तो जो हमारे पास 2 डायोड्स होते हैं कैन बी सीन इन सीरीज।
अक्रॉस, ये दो डायोड होते हैं सीरीज में लगे होते हैं अक्रॉस द फुल सेकेंडरी वोल्टेज ऑफ द ट्रांसफार्मर। यानी कि ट्रांसफार्मर के साथ सीरीज के अंदर ये दो डायोड जो हैं वो लगे होते हैं विद पीक वोल्टेज ऑफ 2 वीएम। जहां पर के पीक वोल्टेज जो है वो 2 वीएम के बराबर होता है। तो वन डायोड जो है वो क्लोज पाथ होता है, वन डायोड इज ए क्लोज्ड पाथ। क्लोज्ड पाथ का मतलब है कि वो डायोड कंडक्ट करता है, एंड द अदर डायोड इज ओपन, और दूसरा डायोड जो है वो ओपन होता है किसी भी वक्त, एट एनी टाइम। ठीक है जी, किसी भी वक्त दूसरा, यानी कि एक डायोड कंडक्ट कर रहा होता है और दूसरा डायोड जो होता है वो कंडक्ट नहीं, यानी कि एक डायोड फॉरवर्ड बाइस्ड होता है और दूसरा डायोड जो है वो रिवर्स बाइस्ड होता है। तो जो डायोड वोल्टेज होता है अक्रॉस द ओपन डायोड, द वोल्टेज अक्रॉस द ओपन डायोड, तो जो ओपन डायोड है उसके क्रॉस जो हमारे पास वोल्टेज है एट पीक, पीक के ऊपर इज दी पी आर वी, यानी कि पीक रिवर्स वोल्टेज, विच इज पी आर वी इज इक्वल टू 2 वी एम। अब यहाँ पर भी दो वेव और फुल वेव में सिर्फ इस दो के फैक्टर का फ़र्क आया, जितनी सारी आपने एनालिटिकल कैलकुलेशन जो है वो की है। ठीक है जी, अब उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमने स्टडी करनी है, ये तो हमने सारा एनालिटिकल ट्रीटमेंट जो है इसका डिस्कस करके देख लिया। ठीक है, फुल वेव और हाफ वेव रेक्टिफायर का। तो नेक्स्ट हमारा अब जो काम है वो है, नेक्स्ट हमने स्टडी करना है इसको, फुल वेव रेक्टिफायर ही है, लेकिन इस फुल वेव रेक्टिफायर को आप ब्रिज रेक्टिफायर का नाम भी जो है वो देते हैं। और इस ब्रिज रेक्टिफायर को अब हमने ज़रा डिटेल के साथ स्टडी करके देखना है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है ब्रिज रेक्टिफायर। ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट। तो अब नेक्स्ट चीज़ जो हम स्टडी करने लगे हैं वो ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट जो है उसको करने लगे हैं। तो जब आपके पास एडिशन होती है 2 मोर डायोड्स की, तो हम एलिमिनेट कर सकते हैं सेंटर टेप ट्रांसफार्मर को, और उसके साथ यानी कि 2 मज़ीद डायोड को एंटर करके जो सेंटर टेप ट्रांसफार्मर है उसकी ज़रूरत नहीं रहती, और ये 4 डायोड की जो फार्म है ये एक ब्रिज रेक्टिफायर का काम करती है, और इसका काम भी फुल वेव रेक्टिफायर की तरह ही होता है। तो इसकी मदद से भी हमें फुल वेव रेक्टिफिकेशन जो है वो मिलती है। तो बाय द एडिशन ऑफ 2 मोर डायोड्स, ठीक है जी, जब आप 2 और ज़्यादा
डायोड जो हैं उनकी एडिशन कर देते हैं तो वी कैन एलिमिनेट द सेंटर टेप्ड ट्रांसफार्मर। तो जब आप दो और ज़्यादा यानी कि पहले दो थे, दो में दो और जमा कर देते हैं तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं सेंटर टेप ट्रांसफार्मर को एंड विल ऑब्टेन द फुल वेव रेक्टिफिकेशन। ठीक है जी, और इसकी मदद से आपको फुल वेव रेक्टिफिकेशन जो है वो मिल जाती है। तो अब ये जो नया सर्किट है इसको हम कहते हैं ब्रिज रेक्टिफायर। दिस न्यू सर्किट is known as ब्रिज रेक्टिफायर। तो ये जो नया सर्किट है इसको हम कहते हैं ब्रिज रेक्टिफायर, और इसको अभी मैं बनाता हूँ एज शोन इन फिगर ए। अब हम जो फिगर बनाएंगे वो कौन सी होगी, वो फिगर ए होगी। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर आप जो फुल वेव रेक्टिफायर दो डायोड वाला होता है उसके अंदर तो आपको ज़रूरत पड़ती है सेंटर टेप ट्रांसफार्मर की, लेकिन अगर आप दो और डायोड ऐड कर दें तो फिर आपको सेंटर टेप ट्रांसफार्मर जिसका कॉमन टर्मिनल आप यूज़ करते हैं वो सेंटर टेप ट्रांसफार्मर का कॉमन टर्मिनल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि चार डायोड्स की मदद से आप फुल रेक्टिफिकेशन का काम जो है वो ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं अब ज़रा ये सर्किट जो है इसको बनाता हूँ पहले, ठीक है, ताकि हमें इस फिगर ए को, ताकि हम इसको अच्छी तरह से समझ पाएँ इस सर्किट को। तो आप देखें कि ये मेरे पास ट्रांसफार्मर है 220 वोल्ट यहाँ से आप दे रहे हैं एसी का, लेकिन अब ये सेंटर टेप ट्रांसफार्मर नहीं है आपके पास। दिस इज़ नॉट अ सेंटर टेप ट्रांसफार्मर। ठीक है, ये अब आपके पास सेंटर टेप ट्रांसफार्मर नहीं है। ठीक है जी, तो यहाँ से जो मैं एक ब्रिज जो है वो बनाता हूँ, और जो ये वाला पॉइंट है इसको इसके साथ कनेक्ट कर देता हूँ, और इसको आप इधर, ठीक है जी, और इसी के साथ ये यहाँ से भी एक पॉइंट है, और इधर ठीक है, ये हमारे पास जो है वो लोड रेजिस्टेंस जो है वो आ रही है। तो आप जो है ये जो पॉइंट आ रहा है इधर से इसको क्या दें, पॉइंट बी। ठीक है, और जो पॉइंट है ये वाला इसको क्या दें, पॉइंट ए। तो ये जो पॉइंट ए है इस पॉइंट ए को ये जो है ना इसको यहाँ से मिटा दें, इसको भी इधर से भी हम फिलहाल मिटा देते हैं। ये जो पॉइंट ए है ये आ रहा है इधर, ठीक है, ये ट्रांसफार्मर का आ गया, और इस पॉइंट ये जो है इसने आके इसके साथ मिल जाना है।
ठीक है जी, यानी इसने इसके साथ जो है वो मिल जाना है इस ए पॉइंट ने, और यहाँ पर हमारे पास जो है ये इधर से आप जो है इसको दे रहे हैं AC 220 वोल्ट। ठीक है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट कैपिटल B है। अब जो आपका ये पॉइंट D है इधर, ये D, इससे एक लोड रेजिस्टेंस जो है वो आपने निकाली है। ठीक है, और ये इधर जाके इस C पॉइंट के साथ जो है वो कनेक्ट हो रहा है। तो ये जो आपके पास अब B है, इधर से एक ये कनेक्शन देंगे आप, और ये कनेक्शन जो है जाके इसके साथ मिलेगा, और इसको आपने ग्राउंड किया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे पास लोड रेजिस्टेंस R जो है वो इधर लगी हुई है। ये पॉइंट ए है, बी है, ये ABCD। अब मैं इनके अंदर डायोड्स जो हैं वो बनाता हूँ, जो 4 डायोड्स हैं हमारे पास। ठीक है, ये एक डायोड हो गया, इसको आप कह दें D2। ठीक है जी, उसके बाद हमारे पास एक डायोड इधर हो गया, इसको कह दें D1। उसके बाद एक डायोड जो है वो इधर हो गया, ये, इसको आप कह दें ये D3 है। और उसके बाद एक डायोड जो है वो इधर हो गया, इसको कह दें ये D4 है। तो ये आपके पास 4 डायोड हैं, D1, D2, D3, D4। ठीक है जी, और हमारे पास ये A+ इस तरफ करंट जो है वो जा रही है, और ये A+ है, और ये B नेगेटिव के ऊपर होगा, तो इस तरफ हमारे पास करंट आएगी, तो इस तरफ, फिर इस तरफ इसकी डायरेक्शन होगी, और इस तरफ डायरेक्शन होगी। ठीक है जी, और इस तरफ भी करंट जो है वो ये इस तरह नीचे की तरफ जो है वो आ रही है। ठीक है, इधर से भी करंट ये इस तरह यूं जा रही है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास सर्किट है ब्रिज रेक्टिफायर का। ठीक है, ये जो फिगर ए है ये क्या है, सर्किट ऑफ ब्रिज रेक्टिफायर। ये मेरे पास ब्रिज रेक्टिफायर का सर्किट है, ये जो ए फिगर है। अब आप इसके अंदर देखें कि जो हमारे पास ए और सी हैं, A B C D, तो जो ट्रांसफार्मर है उसकी जो वन वाइंडिंग है वो उसका पीक वोल्टेज है VM। द ट्रांसफार्मर यानी कि जो ट्रांसफार्मर है उसकी एक वाइंडिंग है, ये देखें ना, एक वाइंडिंग हैज़ वन वाइंडिंग, इसकी एक वाइंडिंग है विद ए पीक वोल्टेज ऑफ VM, और इसका जो पीक वोल्टेज है वो VM के बराबर है। तो VDC जो फुल वेव के लिए होता है वो आपने निकाला ही हुआ है। फुल वेव के लिए
VDC जो था वो आपने निकाला था 2Vm/पाई, दैट इज इक्वल टू 0.636 Vm। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ये हो गया ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट। और यहाँ पर VDC की फुल वेव के लिए आपको पता है कि ये वैल्यू होती है। नाउ वी हैव टू डिस्कस इट्स ऑपरेशन। अब हमने इसका ऑपरेशन के ये वर्क किस तरह करता है, इसका ऑपरेशन जो है उसको स्टडी करना है। ऑपरेशन हम देखते हैं इसका कि ये वर्क जो है वो किस तरह करता है। तो जो पहला हाफ साइकिल है, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ साइकिल द पोटेंशियल एट ए इज पॉजिटिव। ये ए के ऊपर पोटेंशियल जो है वो पॉजिटिव होता है। ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ साइकिल the potential at A is positive। जो A पर पोटेंशियल है वो पॉजिटिव है। नाउ जो D1 और D3 हैं ये फॉरवर्ड बायस है। नाउ डायोड D1 and D3 are forward biased, यानी कि ये कंडक्ट कर रहे हैं। D1 और D3 जो है वो आप कंडक्ट कर रहे हैं क्योंकि ये फॉरवर्ड बायस हैं एंड कंडक्ट इन सीरीज as shown in figure A, as shown in the equivalent circuit of figure A। अब इस फिगर ए का जो इक्वलेंट सर्किट है वो हम बनाते हैं। तो आप देखें कि ये इक्वलेंट सर्किट जो है ये इधर मैं इसको बनाता हूँ इस फिगर ए के। तो आप देखें कि ये इक्विवेलेंट सर्किट जो है ये हमारे पास पॉजिटिव पॉइंट, ठीक है, और ये पॉजिटिव पॉइंट जो है इसके साथ ये डायोड D1, ठीक है, और फिर ये आगे इसके लोड रेजिस्टेंस R जो है वो लगी हुई है। और ये लोड रेजिस्टेंस R जो है इसको आपने वो ग्राउंड किया हुआ, इसका मतलब है ग्राउंड, ठीक है जी। ये D1 जो है ये इसके साथ लगा हुआ है। तो ये यहाँ से इस तरह जो है करंट वो फ्लो कर रही है। ये पॉइंट A है और ये पॉइंट D है। इधर देख लें, ये पॉइंट A और ये पॉइंट D। अब जो पॉइंट B है पॉइंट B और पॉइंट C, ठीक है, यहाँ पर D3 जो है वो हमारे पास लगा हुआ है। तो इधर से ये हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल जो है आ रहा है और इसको आप जो है वो मिला दें इसके साथ, ठीक है। तो अब आप देखें कि ये इस डायरेक्शन में जो फ्लो है वो हो रहा है करंट का, ठीक है। ये तो ये इक्विवेलेंट सर्किट है इसका किसका, जब ये D1 और D3 फॉरवर्ड बाइस्ड है B, और जब D1 और D3
फॉरवर्ड बाइस्ड हैं और कंडक्ट कर रहे हैं, तो उस वक्त D2 और D4 जो हैं वो रिवर्स बाइस्ड हैं। ये इक्विवेलेंट सर्किट है आपके पास ऑफ फिगर ए व्हेन D1 and D3 are फॉरवर्ड बाइस्ड। जब D1 और D3 जो हैं वो फॉरवर्ड बाइस्ड हैं, तो डायोड D2 और D4 जो हैं वो रिवर्स बाइस होंगे और एक्ट करेंगे एज एन ओपन सर्किट। द डायोड D2 and D4 are reverse biased and they will act as a open circuit, और ये एक ओपन सर्किट के तौर पर जो है वो एक्ट करेंगे। तो करंट पल्स जो है जिसकी वैल्यू IM VM और R के बाद वो पास करती है डाउनवर्ड इन द लोड R, लगा ना, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो अ करंट पल्स हैविंग वैल्यू IM VM ओवर R, जिसकी वैल्यू हमारे पास है IM V ओवर M, पासेस डाउनवर्ड इन द लोड रेजिस्टेंस R। ये आप देख सकते हैं कि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में रेजिस्टेंस R में फ्लो कर रही है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो अच्छा अब हमने जो नेक्स्ट चीज़ देखनी है, अब इसका दूसरा हमने पार्ट देखना है, और दूसरा पार्ट जो है उसके अंदर अब मैं ये वाला इक्विवेलेंट सर्किट बना देता हूँ और एक और इक्विवेलेंट सर्किट जो है उसको ड्रा करूँगा। अब इसके ऑपरेशन का जो सेकंड पार्ट है वो हम देखते हैं। तो ड्यूरिंग द नेक्स्ट हाफ साइकिल में नेगेटिव साइकिल, ड्यूरिंग द नेक्स्ट हाफ साइकिल मीन नेगेटिव हाफ साइकिल। तो अब जब अगला हाफ साइकिल आएगा, पॉजिटिव के बाद अगला जो है वो नेगेटिव आएगा, तो ट्रांसफार्मर का जो वोल्टेज है वो रिवर्स हो जाएगा और पोटेंशियल जो बी के ऊपर है वो पॉजिटिव हो जाएगा। द वोल्टेज ऑफ ट्रांसफार्मर रिवर्सेस and potential at B और पोटेंशियल जो B पर है विल बी पॉजिटिव। अब B के ऊपर पोटेंशियल जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा और A के ऊपर जो है वो पोटेंशियल वो नेगेटिव हो जाएगा। तो नो D2 और D4 आर फॉरवर्ड बायस वोल्टेज कंडीशन विल कंडक्ट, ठीक है। D2 and D4 are now forward biased and they will conduct। ये फॉरवर्ड बायस्ड है और ये कंडक्ट करेंगे यानी कि इनमें से करंट गुजरना शुरू हो जाएगी। विद
द पाथ करंट as shown in figure C of equivalent circuit of figure A। वो जो पिछली मैंने फिगर बनाई थी D1 और D3 के, उसको B का नाम दे दीजिएगा। तो अब ये जो इक्विवेलेंट सर्किट मैं बनाने लगा हूँ, इसका मैं फिगर C का नाम जो है वो दे देता हूँ। ठीक है, तो अब हम जो है ये इसको बनाते हैं फिगर को। तो आप देखें कि मैं ये मिटाता हूँ यहाँ से, अब सी फिगर जो है वो ड्रा करता हूँ। तो ये आपके पास अब पॉइंट ए है। देखो ये पॉइंट अब नेगेटिव के ऊपर है। ठीक है, तो ये पॉइंट ए और इधर ये बी, ये हमारे पास D2 डायोड है और ये बी आगे चला जाएगा और यहाँ पर हमारे पास बी के बिल्कुल सामने इधर डी है। ठीक है, और ये डी जो है ये यहाँ पर मिलेगा सी से, और ये सी जो है ये है इधर पॉइंट बी के ऊपर, जो कि अब पॉजिटिव हो चुका है, यानी कि जिसकी पोलैरिटी जो है वो अब पॉजिटिव जो है वो हो चुकी है। तो यहाँ से आप इसको इस तरफ लेके जाएं और ये हमारे पास लोड रेजिस्टेंस जो है आ जाएगी और इसको हम इसके साथ मिला देंगे। ठीक है, ये हमारे पास अब आर है, ये D4 है, ये D2 है, ये D4 है। अब करंट देखें कि ये इस तरफ, ठीक है, इस तरफ, इस तरफ और इस तरफ और फिर इस तरफ, और इसको आपने यहाँ पर ग्राउंड किया हुआ है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास आ गई सी फिगर। ये सी फिगर ये क्या है, ये इक्विवेलेंट सर्किट है ऑफ फिगर ए व्हेन D2 and D4 are forward biased। जब D2 और D4 जो हैं वो फॉरवर्ड बाइस्ड है। तो आपको पता है कि यहाँ पर हमारे पास जो IM की वैल्यू होती है वो IM की वैल्यू VM ओवर R के बराबर होती है, और IDC इस फुल वेव VM जो है वो 2√VRMS के बराबर होता है, और जो हमारे पास वैल्यू होती है IDC की वो 2VM ओवर पाई के बराबर होती है, 2IM ओवर पाई, और VDC की 2VM ओवर पाई के बराबर होती है, और जो पीक रिवर्स वोल्टेज होता है उसकी वैल्यू VM होती है। ये सारी चीज़ें हमने पहले पढ़ी हैं, इनको मैंने जस्ट रिवाइड कर दिया। अब जो डायोड्स D1 और D3 हैं ये रिवर्स बाइस्ड हैं और एक्ट करेंगे एज एन ओपन सर्किट। तो फिर एक और पल्स जो कंटेन कर रही है IM VM और आर को वो पास करेगी डाउनवर्ड इन द लोड R। तो वो लोड R में से डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर जो है वो पास कर जाएगी। ठीक है जी, तो मैं इसको हटाता हूँ सारा। तो नाउ
डायोड D1 एंड D3। अब डायोड D1 और D3 जो है आर रिवर्स बाइस्ड and they will act as an open circuit और ये एक्ट करेंगे एक ओपन सर्किट के तौर के ऊपर। एंड अदर करंट हैविंग pulse Im Vm over R passes downward in load resistance R। तो ये डाउनवर्ड पास करेगी किसी लोड रेजिस्टेंस आर के अंदर। ठीक है जी, अब हम ज़रा इस सर्किट का जो है वो एनालिसिस करके देख लेते हैं कि व्हाट डज दिस सर्किट मीन। ठीक है, इसका एनालिसिस जो है वो देखते हैं। सर्किट को एनालाइज जो है वो अब हम करने लगे हैं, तो इसका एनालिसिस देखते हैं हम। तो जो इक्वेशन है हमारे पास डीसी करंट की और डीसी वोल्टेज की, वो सेम है जैसी कि सेंटर टेप के लिए होती हैं। द इक्वेशन फॉर डीसी करंट एंड डीसी वोल्टेज आर सेम as that of center taped transformer, जो कि सेंटर टेप ट्रांसफार्मर के लिए हमारे पास होती है, बिल्कुल सेम वही होती हैं। यानी कि आई डी सी जो है हमारे पास 2Im ओवर पाई और वी डी सी 2Vm ओवर पाई के बराबर होता है। ठीक है, ये सेम हमारे पास जो है ये वैल्यूज़ होती हैं। तो यहाँ पर अब जो आपको आउटपुट मिलती है, ठीक है, वो आउटपुट जो है उसका अब अगर मैं ये ग्राफ यहाँ पर बनाऊँ, यानी कि जो ब्रिग रेक्टिफायर का भी है, तो इसमें ये इस तरह करके आउटपुट जो है वो आती है। फुल वेव रेक्टिफायर के तौर पर एक्ट कर रहा है ना। तो यहाँ पर इस तरफ टी और इस तरफ आई करंट ये जा रही है। पहले हमने सी तक बनाई हैं फिगर्स, तो इसको डी फिगर का आप नाम जो है वो दे लें। तो यहाँ पर D1 D3, यहाँ पर D2 D4, यहाँ पर फिर D1 D3 और यहाँ पर फिर D2 D4, यानी कि ये जो है वो आपस में होते रहेंगे फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस्ड। ठीक है, तो ये ओरिजिन है, ये 2 पाई है यहाँ पर, सॉरी ये पाई है, ये 2 पाई है, ये 3 पाई है और ये 4 पाई है। तो ये वेरिएशन जो है इसके अंदर आती रहेगी।
अब जो पी आर वी है बी ब्रिज रेक्टिफायर के लिए, द वैल्यू ऑफ पी आर वी फॉर ब्रिज रेक्टिफायर, जो ब्रिज रेक्टिफायर है उसके लिए पी आर वी जो है वो वी एम के बराबर है। तो जो डायोड पी आर वी रेटिंग है वो क्या है, वो वी एम है। तो ब्रिज रेक्टिफायर जो है वो एक्सट्रीमली यूज होता है बिकॉज ऑफ द लोअर कॉस्ट ऑफ द ट्रांसफार्मर। ठीक है, जो लोअर का सेंटर टेम ही यूज़ करना पड़ता और लोअर पी आर वी रेटिंग की वजह से फॉर द डायोड्स कंपेयर टू द सेंटर टेप ट्रांसफार्मर सर्किट, यानी कि सेंटर टेप ट्रांसफार्मर के मुकाबले में ये लो कास्ट जो है वो होता है। तो द डायोड पी आर वी यानी कि पीक रिवर्स वोल्टेज जो रेटिंग है इज वी एम, उसकी वैल्यू वी एम के बराबर है। तो जो ब्रिज रेक्टिफायर है ब्रिज रेक्टिफायर, तो ये जो ब्रिज रेक्टिफायर है इसको हम यूज करते हैं इज एक्सटेंसिवली यूज्ड, यानी कि इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है बिकॉज ऑफ लोअर कास्ट, बिकॉज ऑफ लोअर कास्ट ऑफ ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर की कम कीमत की वजह से, एंड लोअर पी आर वी रेटिंग, और इसकी जो रेटिंग पीक रिवर्स वोल्टेज की है वो भी कम होती है फॉर डायोड्स एज कंपेयर टू द सेंटर टेप्ड ट्रांसफार्मर सर्किट। सेंटर टेप ट्रांसफार्मर सर्किट के मुकाबले में, यानी कि वो जो फुल वेव रेक्टिफायर आप 2 वाला यूज़ करते हैं उसके मुकाबले में इसकी कास्ट बहुत कम होती है और इसकी पी आर वी की रेटिंग भी जो है वो बहुत कम होती है। अच्छा, अब इसके अंदर एक चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इसकी जो रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज रेटिंग है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट रिवर्स ब्रेकडाउन के जो रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज रेटिंग है ऑफ डायोड बी हाई इनफ, ये इनफ हाई है टू विथस्टैंड with peak reverse biasing, peak reverse biasing AC voltage, यानी कि पी आर वी इज ग्रेटर दैन इक्वल टू वी एम है।
ठीक है जी। तो यानी कि जो रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज रेटिंग है डायोड की वो हाई इनफ है, यानी कि इतनी है कि वो विथस्टैंड कर सकती है रिवर्स बाइसिंग एसी वोल्टेज के साथ। यानी कि जो रिवर्स बाइसिंग एसी वोल्टेज है, वैसे तो हम कहते हैं ना कि पी आर वी जो है वो इक्वल है वी एम के, लेकिन पी आर वी जो है वो इसके साथ विथस्टैंड भी कर सकता है, यानी कि पी आर वी जो है वो ग्रेटर देन वी एम भी हमारे पास जो है वो हो सकता है इस केस के अंदर, यानी कि इन द केस ऑफ ब्रिज रेक्टिफायर ये चीज़ भी हमें जो है वो मिल सकती है। अच्छा, अब इसके जो हमारे पास एडवांटेजेस हैं ब्रिज रेक्टिफायर के और ओवर फुल वेव रेक्टिफायर जो आप दो डायोड वाला देखते हैं, उसको भी ज़रा हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को भी स्टडी जो है वो करके देख लेते हैं। तो अब इसके जो एडवांटेजेस हैं, एडवांटेजेस ऑफ ब्रिज रेक्टिफायर ओवर फुल वेव रेक्टिफायर। इसके एडवांटेजेस जो हैं उनको भी ज़रा हम स्टडी करके देख लेते हैं। तो नंबर 1 पे जो ब्रिज रेक्टिफायर है ये बेटर देन है सेंटर टेप ट्रांसफार्मर फुल वेव रेक्टिफायर से, क्योंकि जो ब्रिज रेक्टिफायर है इसके अंदर स्मॉलर ट्रांसफार्मर रिक्वायर्ड होता है सेम आउटपुट के लिए, क्योंकि ये जो ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी है इसको कंटिन्यूसली यूज़ करता है, अनलाइक टू डायोड फुल वेव रेक्टिफायर विच यूजेस टू हाफ ऑफ द सेकेंडरी अल्टरनेटिव। ठीक है, तो इसलिए ये जो है ये हमारे पास बेटर है उसके मुकाबले में फुल वेव रेक्टिफायर के मुकाबले। तो नंबर 1 में इसमें ये है कि नो सेंटर टेप, नंबर 1 नो सेंटर टेप ट्रांसफार्मर is required in the bridge rectifier। तो ब्रिज रेक्टिफायर में अब आपको कोई सेंटर टेप ट्रांसफार्मर जो है वो नहीं चाहिए। नंबर 2, इट इज सूटेबल फॉर हाई वोल्टेज एप्लीकेशंस। ये हाई वोल्टेज जो एप्लीकेशंस हैं उनके अंदर भी ये सूटेबल है, इसको यूज़ किया जा सकता है। नंबर 3 पर फॉर सेम सेकेंडरी वोल्टेज, यानी कि जो आपको सेकेंडरी वोल्टेज मिलता है ट्रांसफार्मर से, द आउटपुट इज डबल that of center taped ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो इसकी जो आउटपुट है वो डबल होती है किसके, जो सेंटर टेप ट्रांसफार्मर उसके मुकाबले में। और इसकी जो पीआरवी रेटिंग है वो लेस होती है पर डायोड। इट हैज़
लेस PRV रेटिंग पर डायोड, यानी कि ओवरऑल इन सारों का मतलब ये है कि ये लो कास्ट रेक्टिफायर है, इसमें कम कास्ट आपको लगानी पड़ती है एज़ कम्पेयर टू कि आप दूसरे रेक्टिफायर जो हैं उनको जो फुल वेव रेक्टिफायर है सेंटर टेप ट्रांसफार्मर का या यूज़ करें तो वो ज़्यादा महंगा जो है वो आपको पड़ता है। तो ये कुछ इसके एडवांटेजेस थे। अब उसके बाद जो है हमारे पास जो डिसएडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस ऑफ ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट। तो पहला नंबर ये है कि इट रिक्वायर्स 4 डायोड्स, इसको 4 डायोड चाहिए 2 की जगह, 4 डायोड्स, इसे जो हैं वो 2 डायोड हैं। हर जो साइकिल है एसी का उसमें 2 डायोड कंडक्ट करते हैं और ये 2 डायोड जो होते हैं वो सीरीज़ में होते हैं। तो जो वोल्टेज ड्रॉप होता है अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ डायोड इज़ डबल ऑफ वैल्यू इन द सेंटर टेप सर्किट। तो फिर जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो सेंटर टेप ट्रांसफार्मर के मुकाबले में डबल जो है वो हो जाता है। तो जब सेकेंडरी वोल्टेज जो है वो स्मॉल होता है, दिस मेज कॉज ए लार्ज वोल्टेज ड्रॉप एंड मे बी ऑब्जेक्शनेबल। तो ये बहुत ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप कर देता है जो कि एक ऑब्जेक्शनेबल चीज़ जो है वो हो सकती है, यानी कि हो सकता है कि मे भी पॉसिबिलिटी है कि इतना वोल्टेज ड्रॉप हो जाए कि सर्किट जो है वो वर्क ही ना करे। तो नंबर 2 इसका जो है ड्यूरिंग ईच साइकिल, हर साइकिल जो है ऑफ एसी 2 डायोड्स, हर साइकिल जो एसी का है उसमें 2 डायोड जो हैं वो कंडक्ट करते हैं, यानी कि 2 डायोड कनेक्ट करते हैं, या 2 डायोड फॉरवर्ड बायस होते हैं और 2 डायोड जो हैं वो रिवर्स बायस हो जाते हैं। एज दीज डायोड्स आर इन सीरीज, अब चूंकि ये डायोड जो हैं वो सीरीज के अंदर जो हैं वो लगे हुए हैं, तो जो वोल्टेज ड्रॉप है, द वोल्टेज ड्रॉप across the internal resistance, तो आपके पास जो वोल्टेज ड्रॉप है अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस, यानी इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है ऑफ डायोड्स के इज डबल, वो डबल है, यानी कि 2 टाइम्स है ऑफ वैल्यू इन सेंटर टेप्ड ट्रांसफार्मर। यानी कि सेंटर टेप ट्रांसफार्मर जो है उसके मुकाबले में, सर्किट के मुकाबले में ये वोल्टेज ड्रॉप जो है ये डबल हो जाता है। ठीक है, तो वोल्टेज ड्रॉप डबल यानी कि ज़्यादा लॉसेस ऑफ पावर हैं, ज़्यादा पावर जो है वो लॉस हो रही है। तो फिर जब इतनी ज़्यादा पावर लॉस होगी तो जो सेकेंडरी वोल्टेज है, ठीक है, उस केस में व्हेन द सेकेंडरी वोल्टेज इज स्मॉल, तो जब सेकेंडरी वोल्टेज जो है वो स्मॉल है यानी कि कम है, तो दिस में कॉज ए लार्ज ड्रॉप, तो इसकी वजह से फिर बहुत ज़्यादा ड्रॉप होगा एंड मे बी ऑब्जेक्शनेबल, एंड दिस विल कॉज
a large drop and may be objectionable। यानी कि अगर सेकेंडरी का वोल्टेज ड्रॉप बहुत ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, अब यहाँ पर वहाँ पर 2 डायोड होते हैं, तो 2 डायोड के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होता है। यहाँ पर 4 डायोड हैं, अब 4 डायोड्स के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो अगर सेकेंडरी वोल्टेज बहुत स्मॉल हो और वोल्टेज ड्रॉप बहुत ज़्यादा हो रहा तो फिर हो सकता है कि मे भी आपका डायोड जो है वो 4 डायोड जो हैं वो वर्क ही ना करें, उनकी जो वर्किंग है वो ही ना रहे। ठीक है जी। तो अब हमने जो है ये स्टडी कर ली है सारे रेक्टिफायर सर्किट्स जो हैं, फुल वेव, हाफ वेव, उनका एनालिटिकल ट्रीटमेंट भी देख लिया। अब हमने उसके बाद आगे जो है नेक्स्ट चीज़ देखनी है वो मेजरमेंट करनी है रिप्पल फैक्टर की। ठीक है, वो रिप्पल फैक्टर की मेजरमेंट देखेंगे और साथ में देखेंगे फिर कौन कौन से जो फिल्टर्स हैं, फिल्टर सर्किट्स हैं, उनको यूज़ किया जाता है इस रिप्पल फैक्टर को रिमूव करने के लिए। तो उन सर्किट्स को साथ में जो है वो हम स्टडी करके जो है वो उनको देखेंगे। तो आज का लेक्चर जो है, लेक्चर नंबर 13 जो है मैं यहाँ पर ही एंड करता हूँ। ये तीनों लेक्चर आप जो जुमा, हफ्ता और इतवार होंगे, ये तीनों फिर आपने नोट कर लेने हैं और मंडे वाले दिन फिर मैं ये आपसे लेकर कॉपी करवा लूँगा। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।